पादप में अपन जनन की विशिष्ट विधि में आज पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है उसको आपको बताते हैं कि कायिक जनन एक प्रकार का विशेष जनन होता है जो अलैंगिक जनन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है, इसमें अपन पादप के किसी भाग का उपयोग करते हैं और नए पादप का निर्माण करते हैं। पादप के किसी भाग का उपयोग किया जाता है, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग किया जाता है, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग किया जाता है और नया पादप बनाया जाता है, उसको कहते हैं कायिक जनन। और ये जो कायिक भाग है ये जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। ये कायिक भाग है जिसका अपन उपयोग करते हैं उसको कहते हैं कायिक प्रवर्ध। कायिक प्रवर्ध, पादप के जिस भाग का उपयोग किया उस भाग को अपन कहते हैं कायिक प्रवर्ध। और कायिक जनन क्या है? पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके नया पादप बनाया जाता है, उसको कहते हैं कायिक जनन। अब अपन देखते हैं कि कायिक जनन की दो विधियां होती हैं। एक का नाम होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक का नाम होता है कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन की दो विधियां हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। जो प्राकृतिक कायिक जनन है बच्चों, अपने आसपास ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देखते हो आलू की खेती कैसे करते हैं, प्याज लहसुन की खेती कैसे करते हैं। इसी तरह से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, गुलाब वगैरह होते हैं उनमें बीज नहीं होते, नए नए पौधे बढ़ते हैं। आप वो सोचते हो ये गन्ना है, ये केले हैं, ये कुछ ऐसे पौधे हैं इनमें बीज नहीं है लेकिन इनमें जनन हो रहा है, नए पौधे उग रहे हैं, तो ये सब कायिक जनन का कमाल है। अंगूर है, इनके अंदर बीज नहीं होते लेकिन नए पौधे बन रहे हैं, तो ये सब कायिक जनन की विधियां हैं। क्या है? कायिक जनन की विधियां हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन में चार एग्जाम्पल हैं। तने द्वारा कायिक जनन है, इसके अलावा अपन कहते हैं जड़ द्वारा कायिक जनन है, इसके अलावा अपन कह रहे हैं जैसे पर्ण द्वारा कायिक जनन है, और चौथा है जिसका नाम है पत्र प्राकलिका। चार प्रकार से ये क्या है? कायिक जनन होता है। चार ये प्राकृतिक विधियां हैं, इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब कृत्रिम कायिक जनन की तीन विधियां होती हैं। सबसे पहले है कर्तन, दूसरा है जिसका नाम है दाब लगाना, दाब लगाना, और तीसरा होता है जिसका नाम है रोपण, ग्राफ्टिंग। तीन विधियां हैं। अब अपन एक एक के एग्जाम्पल लेंगे और एक एक को अपन पढ़ेंगे। तने द्वारा कायिक जनन है, जड़ द्वारा कायिक जनन है, पर्ण द्वारा कायिक जनन है, पत्र प्राकलिका। तो इसमें सवाल जो पूछा जाता है वो उदाहरण का पूछा जाता है। जैसे सवाल आ गया कि आलू में कायिक जनन होता है, आलू किसका रूपांतरण है? तने का। जैसे आपसे शकरकंद पूछ लिया, शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। तो इसमें आपको एग्जाम्पल एकदम पक्के याद करने हैं। एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में से। शकरकंद है, जैसे शीशम है, डैलिया है, एस्परेगस है, इन सब में जड़ द्वारा कायिक जनन होता है। जैसे पर्ण में ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है। तो आपको एग्जाम्पल एकदम कंठस्थ याद करने हैं। अब अपन एक एक एग्जाम्पल देखेंगे और उनको याद करेंगे और उनमें विधि भी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो तने द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे अपन। प्राकृतिक कायिक जनन है, उसका पहला प्रकार है तने द्वारा कायिक जनन। सबसे पहले तने द्वारा। तने द्वारा में अपन देखते हैं कि तने के कुछ रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरण, जैसे कंद है, प्रकंद है, जैसे सलकंद है और जैसे गलकंद है। चार इसके क्या है? तने के रूपांतरण होते हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं, ये आलू है। इस आलू के अंदर क्या है? छोटी छोटी जैसे आलू है, ये अपन देखते हैं कि क्या होता है, आलू को कहीं अंधेरे कमरे में रह जाता है या कहीं ऐसी जगह रह जाता है, अपने ध्यान नहीं आता है, तो 2-3 महीने बाद आलू में यहाँ से क्या होती है, छोटी छोटी हरे हरे कलर की आपको कलिकाएं दिखती है। इन कलिकाओं को कहते हैं अपस्थानिक कलिका। यानी ये अपस्थानिक कलिका है। इस कलिका की विशेषता है, इसको आंखों के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें आइज भी कहते हैं। ये अपस्थानिक कलिका होती हैं। इस कलिका को अपन क्या करते हैं? काटते हैं और काट कर अपन जमीन में लगा देते हैं। जमीन में लगाते तो इस कलिका होती हैं, इस कलिका के ऊपरी भाग से ऐसे शाखाएं निकलती हैं। ये इस तरह से जो शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं के ऊपर पत्तियां होती हैं और ये शाखाएं होती हैं जमीन के अंदर घुस जाती है। इस तरह से जमीन के अंदर घुस जाएगी और इनके अंतिम सिरे पर आलू लगेंगे। ये शाखाएं जमीन में घुसेगी,
और इनके अंतिम सिरे पर इस तरह से आलू लगेंगे। और ये आलू है, इसकी खेती इस तरह से होती है। आलू की खेती कैसे हुई है? आलू की खेती ऐसे हुई है कि आलू में सबसे पहले जो अपन कह रहे हैं अपस्थानी कलिका है, जिसका नाम है कक्षस्थ कलिका। इसको कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये जो कक्षस्थ कलिका है, इस कक्षस्थ कलिका को यहाँ से काटा जाता है और काट के जमीन में लगा दिया जाता है। नीचे जमीन से जड़ें निकलती है और ऊपर से इससे क्या होती है, शाखाएं निकलती है। ये शाखाएं तना है, तो इन शाखाओं के अंतिम सिरे जमीन में घुसते हैं और जमीन में घुसकर क्या करते हैं, नए पौधे बनाते हैं। नए ये अपन कह रहे हैं जमीन में घुसकर ये इनके अंतिम भाग भोजन का संग्रह करके फूल जाते हैं और ये भोजन का संग्रह करने के बाद फूलते हैं, इनको कहते हैं आलू। तो इस तरह से आलू ही आलू बन गए। तो आलू की खेती ऐसे की जाती है। आलू में बीज नहीं होता है, इसमें अपन पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करते हैं और नया पादप बनाते हैं, तो इसका नाम हो गया कायिक जनन। इसी तरह से अपन जैसे अदरक और हल्दी की खेती भी करते हैं, तो कंद का उदाहरण होता है आलू, प्रकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी की खेती भी इसी तरह से की जाती है। इनमें छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और इन कलिकाओं से नए पादप बनाए जाते हैं। सलकंद है, उसका उदाहरण है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन। अब आपको लहसुन की खेती समझाते हैं। लहसुन में क्या होता है, ये जो लहसुन का पूरा गांठिया होता है, उसमें से एक कली होती है, उस कली को तोड़कर यूं जमीन में लगा दिया जाता है। कली होती है, उसको तोड़कर जमीन में लगा दिया जाता है, ऊपर से छिलका उतार के। तो फिर उसके बाद उससे एक नया पौधा बनता है और ये जड़ें बनती हैं और फिर धीरे धीरे इस तरह से ये पूरा लहसुन बन जाता है। इसी तरह से प्याज होता है, उसके कुछ बीज लाए जाते हैं और बीजों को जमीन में डाल दिया जाता है। फिर ये बीज उगते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे ये पौधे उगते हैं। इनको कहते हैं अपन रोप। फिर इनको क्या करते हैं, या तो आप इनको क्या करते हो, उखाड़ते हो, यहाँ से उखाड़ कर दूर लगाते हो और दूर लगाते हो तो यहाँ नीचे क्या बन जाते हैं, प्याज बन जाते हैं जमीन के अंदर और इनसे जड़ें निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये प्याज की खेती की जाती है। या इनको इकट्ठा करके बाजार में कांदा की फूली के नाम से बेच दिया जाता है। तो ये प्याज और लहसुन सलकंद है। इसी तरह से जैसे अपन कह रहे हैं कि जो घनकंद है, घनकंद का उदाहरण है जमीकंद। क्या है, जमीकंद है। ये काफी बड़ा होता है भोजन का संग्रह करके। तो इसमें सबसे पहले आपको उदाहरण याद होना चाहिए। कंद का उदाहरण क्या है, आलू है। प्रकंद का उदाहरण क्या, अदरक और हल्दी है। सलकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन है और घनकंद का उदाहरण जमीकंद है। अब कुछ आपने बहुत सारे ऐसे भी रूपांतरण देखे होंगे जो अर्धवायवीय होते हैं, आधे जमीन के अंदर और आधे बाहर। तो अपन तने के दूसरे रूपांतरण देखते हैं, जैसे ऊपरी भूस्थाई। ऊपरी भूस्थाई। दूसरा होता है जिसका नाम है अंता भूस्थाई। अंता भूस्थाई। तीसरा होता है भूस्थाई और चौथा होता है भूस्थाई। ये चार आपको एग्जाम्पल याद रखने इन चारों के। ऊपरी भूस्थाई का एग्जाम्पल है लूप घास। लूप घास जिसको अपन कहते हैं साइनेडोन डेक्टाइलॉन। अंता भूस्थाई का उदाहरण है पोदीना। पोदीना। और जो भूस्थाई है उसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। और भूस्थाई का है ये जलीय रूपांतरण है, इसका उदाहरण है जलकुंभी। तो अपने को चार एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब दूब घास है, इसको आपने देखा ही होगा, दोबड़ी देखी होगी। ये क्या होती है, जमीन के ऊपर ऊपर फैली रहती है। अपन जब इसके एक छोटी सी एक डाली होती है उसको तोड़ के लाते हैं और जमीन के अंदर लगाते हैं तो सब जगह वो दोबड़ी फैल जाती है। तो इसकी खेती कैसे करते हैं, तने द्वारा। इसी तरह से जैसे अपन पुदीना होता है, पुदीने में भी क्या होता है, बीज नहीं होते हैं, उसकी एक शाखा लाते हैं और जमीन में लगाते हैं और उससे पुदीना लग जाता है। फिर इसी तरह से अपनी स्ट्रॉबेरी है, जलकुंभी है, इनकी खेती करते हैं तो इसमें सब तने द्वारा खेती होती है। इन पौधों में बीज होते नहीं है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, कंठस्थ याद कर लेने एग्जाम्पल। सीधा सवाल आता है, कंद का उदाहरण क्या है, आलू है। प्रकंद का उदाहरण क्या, अदरक और हल्दी है। सलकंद का उदाहरण क्या, प्याज और लहसुन है। घनकंद का उदाहरण क्या है, जमीकंद है। फिर उसके बाद में ऊपरी भूस्थाई का उदाहरण क्या है, दूब घास है। अंता भूस्थाई का उदाहरण पुदीना है। भूस्थाई का उदाहरण स्ट्रॉबेरी है और भूस्थाई का उदाहरण जलकुंभी है। अब अपन जड़ द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे कि जड़ द्वारा कायिक जनन किस तरह से होता है। अब अपन क्या है, जड़ द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे। जड़ द्वारा कायिक जनन। तो जड़ द्वारा कायिक जनन में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ द्वारा कायिक जनन होता है।
जैसे अपन देखते हैं कि शीशम है, क्या है, शीशम है, ये शीशम का बड़ा सा पेड़ है, शीशम का बड़ा सा पेड़ है, इसमें जड़ें हैं, जड़ों के अंदर इस तरह से कलिकाएं पाई जाती हैं, जड़ों में इस तरह से कलिकाएं पाई जाती हैं, ये कलिकाएं धीरे धीरे विकसित होती हैं और एक नया शीशम बना देती हैं। तो शीशम के अंदर जड़ों में क्या पाई जाती है, कलिकाएं, ये कलिकाएं विकसित होकर एक नया पादप बना देती हैं। इसी तरह से जैसे अपन देखते हैं शीशम के अलावा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें जड़ के अंदर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, जड़ में क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। उन कलिकाओं का अपन उपयोग करते हैं और नए पादप बनाते हैं। इसके आप एग्जाम्पल बताओगे, जैसे सबसे पहले है शकरकंद, शकरकंद, दूसरा है डहेलिया और तीसरा है एस्परेगस। ये शकरकंद, डहेलिया, एस्परेगस है ऐसे पादप है जिनकी जड़ों के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं। अपन इनके क्या करते हैं, जड़ों का उपयोग करते हैं और जड़ों की सहायता से नए पादप बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि जैसे शीशम है, उस शीशम की खेती कैसे की जाती है, क्या शीशम के बीज होते हैं कि नहीं, शीशम की जो जड़ें हैं वो जड़ें यूं जमीन में फैलती रहती है और जड़ों के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं। उन कलिकाओं से क्या होते हैं, नए पादप बनते रहते हैं। यहाँ से काटा, पृथक किया और नई जगह लगा दिया। इसी तरह से जैसे अपन देखते हैं शकरकंद है, क्या शकरकंद है वो जड़ का रूपांतरण है, ये एक तरह की कंदील जड़ होती है, शकरकंद एक तरह की कंदील जड़ है। इस जड़ की विशेषता क्या है, इसमें अपस्थानिक कलिका है। अपन इस जड़ को लाते हैं और जमीन में लगा देते हैं और एक नया पौधा उगा देते हैं। डहेलिया है, एस्परेगस है, इन सब की विशेषता ये है कि इनमें जड़ें पाई जाती है, जड़ों में कलिकाएं होती हैं और इन कलिकाओं की सहायता से नए पौधे उगते रहते हैं। अब अपन पर्ण द्वारा कायिक जनन पढ़ेंगे। पर्ण द्वारा कायिक जनन में आप बताओगे कि भाई पर्ण में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक दे रखा है ब्रायोफिलम और एक दे रखा है बिगोनिया। ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ब्रायोफिलम और बिगोनिया है, दोनों को आपको समझना किस तरह से उसमें कायिक जनन होता है। ब्रायोफिलम को अपन कहते हैं पत्थर चिट्टा, जो पत्थर चट्टा है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ये पौधा है, इसकी ये पत्ती है, ये पत्ती काफी बड़े आकार की है, ये पत्ती नीचे गिर गई जमीन के ऊपर ऐसे इस तरह से। अब जमीन है वो गीली है, थोड़ी सी जमीन गीली है, तो इनके जो ये पर्ण फलक है, इन पर्ण फलक से क्या होती हैं, इस तरह से कलिकाएं बन जाती हैं। पर्ण फलक से कलिकाएं बन जाती हैं, यानी ये पर्ण फलक है, इससे कलिकाएं बन गई। अब आप देखोगे इन कलिकाओं को आप काट काट के दूर दूर लगा दोगे तो नए पौधे बन जाते हैं। तो ये पर्ण फलक है, पर्ण फलक यानी पर्ण फलक के जो किनारे हैं, पर्ण फलक के जो किनारे होते हैं उन किनारों पर नई कलिकाएं बन जाती हैं। पर्ण फलक के किनारों पर नई कलिकाएं बनती हैं। पौधा है, उसकी पत्ती नीचे गिरी, यानी पौधे की पत्ती नीचे गिरी, नीचे थोड़ी नमी थी, बारिश का टाइम था, हवा तेज आई, पत्ती नीचे गिर गई, तो पर्ण फलक के किनारों पर क्या है, नए 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 छोटी छोटी कलिकाएं प्रस्फुटित हो गई और नए पौधे बना दिए। बिगोनिया में थोड़ा अलग है, बिगोनिया में आपको ध्यान रखना है, इस तरह की ये पर्ण है, मान लो इसमें क्या होगा, ये शिराएं हैं, क्या है, पर्ण में शिराएं होती हैं, उन शिराओं से नई कलिकाएं बनती हैं। जो शिराएं होती हैं उन शिराओं से नई कलिकाएं बनती हैं, या जो पर्णवंत है उस पर्णवंत से नई कलिकाएं बनती हैं। तो इसमें पर्णवृंत से नई कलिकाएं बनती, जो पर्णवंत होता है उसके ऊपर नई कलिकाएं बनेगी, या जो शिराएं हैं उन शिराओं के ऊपर नई कलिकाओं का निर्माण होगा और इन नई कलिकाओं से पौधे बनते रहते हैं। फिर अपन इनको क्या करते हैं, यहाँ से काट कर अलग करते हैं और दूसरी जगह ले जाकर लगा देते हैं। तो बिगोनिया और ब्रायोफिलम है, इन दोनों में पर्ण द्वारा कायिक जनन होता है। बिगोनिया और ब्रायोफिलम आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है पर्ण द्वारा कायिक जनन किन किन पौधों में होता है, ब्रायोफिलम और बिगोनिया में। बिगोनिया में जो शिराएं हैं और पर्णवृंत है उससे कायिक जनन होगा, और ब्रायोफिलम है उसमें पर्ण फलक है, उसके किनारों से क्या होगा, कायिक जनन होगा। अब अपन चौथा पढ़ेंगे, पर्ण पत्र पराकलिका द्वारा का भोजन। हाँ, तो अब अपन क्या है, चौथा प्रकार पढ़ेंगे, पत्र पराकलिका द्वारा कायिक जनन। पत्र पराकलिका क्या है, एक्चुअल में ये कायिक जनन की एक विधि है जिसमें पुष्प कलिका है वो भोजन का संग्रह करके आकार में बड़ी हो जाती है। पुष्प कलिका जब भोजन का संग्रह करके आकार में बड़ी हो जाती है, पुष्प कलिका जब भोजन का संग्रह करके आकार में बड़ी हो जाती है,
जब पुष्पकलिका भोजन का संग्रह करके आकार में बड़ी हो जाती है उसे कहते हैं पत्रप्राकलिका। ठीक है, अब इसके उदाहरण है जैसे घी ग्वार है, घी ग्वार को अपन क्या कहते हैं, अगेव कहते हैं। इसी तरह से अपन कहते हैं रतालू है, रतालू को अपन डायोस्कोरिया कहते हैं, रतालू है, घी ग्वार है, इसको कहते हैं डायोस्कोरिया। इन पौधों में क्या होता है, ये जो पुष्पकलिका है ये भोजन का संग्रह करके आकार बड़ी हो जाती है, यानी पुष्पकलिका में उत्तकीय वृद्धि होगी और ये आकार में थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे ये पुष्पकलिका थी, इसने भोजन का संग्रह किया और ये आकार में बड़ी होगी इस तरह से। फिर ये क्या होती हैं, इस मात्र पादप के ऊपर लगी रहती हैं और नया पौधा बनाती हैं। मात्र पादप के ऊपर ही नए पादप का निर्माण करती हैं या टूट कर गिरती हैं और एक नए पादप का निर्माण करती हैं, तो इसको कहते हैं पत्रप्राकलिका। तो पत्रप्राकलिका एक बहुकोशिकीय उत्तकीय वृद्धि है, ये बहुकोशिकीय उत्तकीय वृद्धि होती है, इसमें बहुत सारी कोशिकीय हैं और ये उत्तकीय वृद्धि हो गई यानी थोड़ा फूल गया। तो कैसे फूला है कि ये भोजन का संग्रह करके फूल गया है, इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई है। ये पुष्पकलिका थी, जब इसने भोजन का संग्रह किया और आकार बड़ी हो गई और आकार बड़ी होकर इसने नए पादप का निर्माण कर दिया है। अब ये इस पादप के ऊपर ही जुड़ी रह सकती हैं या पादप से टूट कर पृथक होकर नया पादप बना सकती हैं। अब अपन पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन की चारों विधियों के एग्जाम्पल याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि कंद का उदाहरण क्या है, आलू। इसी तरह से जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई शीशम में कायिक जनन कैसे होता है, जड़ों द्वारा। इसी तरह से सवाल आता है ब्रायोफिलियम बिगोनिया में कायिक जनन कैसे होता है, पर्ण द्वारा। इसी तरह सवाल आता है घी ग्वार और रतालू में कायिक जनन कैसे होता है, पत्रप्राकलिका द्वारा होता है। पत्रप्राकलिका को बुलबिल कहते हैं, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। हाँ, तो कायिक जनन पढ़ रहे हैं अपन। अब कायिक जनन में अपन क्या है, जो विधि पढ़ेंगे उसका नाम है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम कायिक जनन में अपन, कृत्रिम कायिक जनन के दो प्रकार है बच्चों। पहला कृत्रिम कायिक जनन के तीन प्रकार है। सबसे पहला है कर्तन, दूसरा है जिसको अपन कहते हैं दाब लगाना, और तीसरा है जिसका नाम है रोपण। तीन प्रकार है। अब कर्तन को समझते हैं। कर्तन में दो तरह का कर्तन होता है, एक होता है स्तंभ कर्तन और एक का नाम होता है मूल कर्तन। अब स्तंभ कर्तन को अपन समझते हैं कि स्तंभ कर्तन में क्या करते हैं, तने के किसी भाग का उपयोग करेंगे, तने के किसी भाग का उपयोग करेंगे और एक नया पादप बनाएंगे। तने के किसी भाग का उपयोग करेंगे और एक नया पादप बनाएंगे। अब अपन समझते हैं, इसके उदाहरण है जैसे गुलाब है, जैसे गन्ना है, जैसे अंगूर है। गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, इनकी खेती सिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ये मान लो क्या है, गुलाब है, इसका ये पौधा उगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन गुलाब की किसी भी शाखा को यूं तिरछा काट लेते हैं। गुलाब की शाखा को तिरछा काट लिया और इसको काट के इसका 2/3 भाग जमीन में लगा दिया और 1/3 भाग इसका बाहर रखा। फिर उसके बाद इसमें कुछ समय बाद जो ये आधार भाग है उससे जड़ें निकल जाती हैं और ऊपरी भाग से ऐसे पत्तियां और शाखाएं निकल जाती हैं। इस तरह से गुलाब की खेती की जाती है। तो गुलाब की खेती में आपने क्या किया कि एक शाखा है उसको काट लिया, यानी किसी भी एक शाखा को यूं काट लिया और काटने के बाद उसका 2/3 भाग जमीन में लगा दिया, 1/3 भाग बाहर रखा। अगर इसमें जड़ों का आरंभ नहीं होता है तो अपन इंडोल एसिटिक एसिड के घोल में कुछ समय तक डुबो कर रखेंगे तो इसमें जड़ों का आरंभ आराम से होगा। तो ये भी एक सवाल आता है कि अपन स्तंभ कर्तन करते हैं तो उस समय अगर जड़ों का आरंभ नहीं होता है तो अपन इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल में रखा जाता है। ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड क्या करता है, जड़ों के आरंभन को प्रेरित करता है। ये एक प्रकार का ऑक्सीन है। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है क्या ये कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है, इसकी खेती होती है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला कारक है मात्र पादप की आयु, जो मात्र पादप है उसकी आयु। फिर उसके बाद में है ये जो लंबाई है, जो ये अपन जिस शाखा का उपयोग कर रहे हैं उस शाखा की लंबाई, इस शाखा की लंबाई कितनी है। इसके अलावा अपन कहते हैं कि मौसम, जो मौसम होता है, जो वातावरण होता है उसका भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
यानी इसमें कितनी पर्व संधियां हैं, पर्व संधियों की संख्या है, उसके ऊपर भी ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो आपको ऐसा पौधा लेना है जिसकी आयु कम हो, जिसमें पर्व संधियां अधिक हो और मौसम अनुकूल हो। इसके अलावा मात्र पादप की आयु, शाखा की लंबाई यानी पर्व संधियों की संख्या, और अपन कह रहे हैं मौसम कैसा अनुकूल है, उस कंडीशन के अंदर अपन स्तंभ कर्तन करते हैं। तो स्तंभ कर्तन में तने की किसी भाग का उपयोग करते हैं, तने का कोई भाग है उसका उपयोग करके नया पौधा बनाते हैं। जैसे गुलाब है, गन्ना है, अंगूर है, इसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी शाखा को काटते हैं, इनमें बीज तो होते नहीं है, अपन एक शाखा काटी और काट कर जमीन में लगाया, उसका 2/3 भाग और 1/3 भाग बाहर रखा, बाहर वाले भाग से शाखाएं हैं और पत्तियां हैं वो निकलेगी, अंदर वाले भाग से जड़ें निकलेगी। इस तरह से आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हो, लेकिन ये मौसम फेवरेबल होना चाहिए। इसके अलावा पर्व संधियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये जो आप शाखा उपयोग ले रहे हो हरी होनी चाहिए और कोमल होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। ऐसा नहीं पक्की हुई शाखा नहीं लेनी है, आपको कोमल मुलायम शाखा लेनी है। मात्र पादप की आयु ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पौधा ऐसा नहीं कि काफी वर्षों से जिंदा है, उस पौधे को आपको उपयोग में नहीं लेना है। अब अपन मूल कर्तन पढ़ेंगे, मूल द्वारा कर्तन। अब जो मूल द्वारा कर्तन है उसके उदाहरण है जैसे सेब है, चेरी है, जैसे प्लम है, जैसे नींबू है। इनकी खेती इस विधि से की जाती है। अब अपन जैसे समझते हैं नींबू के अंदर, नींबू के अंदर ये जड़ें हैं, ये इस तरह से जड़ें हैं। इन जड़ों को अपन क्या करते हैं, काटते हैं। इन जड़ों पे अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस जड़ को ऊर्ध्वाधर लगा देते हैं। अपस्थानिक कलिका ऊपर होती हैं और ये जड़ होती हैं, ये नीचे की तरफ अपन ने ऐसे ऊर्ध्वाधर लगा दी। जड़ थी नींबू की, अपन ने उसको ऐसे काटा। उस जड़ के अंदर ये एक शर्त है कि अपस्थानिक कलिका होनी चाहिए। इस अपस्थानिक कलिका युक्त जड़ को, अपस्थानिक कलिका युक्त जड़ को ऊर्ध्वाधर लगा दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लगा दिया जाता है। ऊपरी भाग पर ये क्या है, अपस्थानिक कलिका है। इससे नया पौधा बन जाएगा और नीचे इस तरह से ये जड़ें और ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो इस तरह से ये मूल द्वारा कर्तन किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है दाब लगाना। हाँ, दाब लगाना समझते हैं। दाब लगाना के दो प्रकार हैं। एक होता है टीला दाब लगाना, टीला दाब लगाना, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है वायु दाब लगाना। वायु दाब लगाना का एक नाम है गुट्टी लगाना, गुट्टी। ये दोनों विधियां आपको एक कहानी की तरह समझाते हैं। जैसे कि टीला दाब है, उसमें चमेली एग्जाम्पल लेते हैं। चमेली है, मोगरा है, इनकी खेती कैसे की जाती है वो आपको समझाते हैं। इनमें जैसे जमीन के पास से ही शाखा निकली, जमीन के पास से ही शाखा निकली, किसी भी एक शाखा को जमीन में दबा दिया, किसी भी एक शाखा को किसमें दबा दिया, जमीन के अंदर दबा दिया। इसमें शर्त यह है कि शाखाएं जमीन के पास से निकलनी चाहिए, ऊपर से शाखाएं नहीं निकलनी चाहिए, जमीन के बिल्कुल पास से। किसी भी एक शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है और शाखा का अंतिम सिरा है वो बाहर होना चाहिए जिसमें पत्तियां लगी हो। अब अपन इसके ऊपर रेत लगा देते हैं, रेत डाल देते हैं। ये रेत गीली होती है और इसमें खाद वगैरह मिली होती है। ये जो पर्व संधियां हैं, इन पर्व संधियों से कलिकाएं फूट जाती हैं। ये पर्व संधियां, इससे कलिकाएं निकल जाती हैं। अब इसको काट काट कर अलग अलग जगह लगा देते हैं। तो ऐसे चमेली और मोगरा की खेती की जाती है। सबसे पहले आपने कोई शाखा ली, शाखा को आपने जमीन के अंदर लगा दिया, शाखा को आपने किसमें लगाया, जमीन के अंदर लगाया है। फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि शाखा को काट काट के क्या कर लिया है, अलग कर लिया है, और ये छोटी छोटी कलिकाएं हैं, इनसे नए पौधों का निर्माण हो गया है। अब वायु दाब लगाना थोड़ा अलग है। इसके अंदर उन पौधों का उपयोग किया जाता है जिनके अंदर, जिनमें शाखाएं काफी ऊंचाई पर स्थित होती हैं, शाखाएं काफी ऊंचाई पर स्थित होती हैं, यानी ये काष्ठीय पौधे हैं। ये पौधे कैसे हैं, काष्ठीय पौधे हैं, इनमें शाखाएं काफी ऊंची होती हैं। जैसे अपन कह रहे हैं कि एक पौधा, इसमें शाखा इतनी ऊंची है, शाखा काफी ऊंचाई पर स्थित है। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी एक शाखा है उसको छील लेते हैं, किसी भी एक शाखा को चाकू लेकर यूं छील लेते हैं, यानी उसकी छाल उतार लेते हैं वलय विधि से। वलय विधि मतलब गोल गोल छाल उतारते हैं। फिर उसके चारों तरफ गोबर का लेप कर देते हैं और मिट्टी का लेप कर देते हैं। ये गोबर और मिट्टी का लेप कर दिया। फिर इसके चारों तरफ ऐसे रुई लगा देते हैं। रुई लगाने के बाद इसके चारों तरफ कपड़ा बांध देते हैं और कपड़ा बांध के फिर इसको धागे से ऐसे बांध देते हैं। फिर उसके बाद अब ये जैसे यहाँ लगाया है, इसके ऊपर क्या है, दूसरी शाखा पर एक मटकी लगा देते हैं।
इस मटकी की सहायता से रस्सी यूं बंधी होती है, बूंद बूंद इसमें पानी गिरता रहता है। 1-1.5 महीने बाद इससे जड़ें निकल जाती हैं। इसको अपन कहते हैं कि यहाँ से ये शाखा काटेंगे, काट कर यहाँ जमीन में लगा देंगे, ये नया पौधा उग जाएगा। तो ये कहलाता है गुट्टी विधि या वायु दाब लगाना। यहाँ पे वायु में दाब लगाया है और यहाँ पे टीला बनाया है, इसलिए इसका नाम है टीला दाब विधि। तो इसमें तो ऐसी शाखा का उपयोग किया है जो जमीन के बिल्कुल पास में है, और इसमें ऐसी शाखा का उपयोग किया है जो जमीन से काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने क्या किया, छाल उतारी है, यानी वलय विधि से उसकी छाल उतार ली। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ गोबर और गीली मिट्टी लगा दी। गोबर और गीली मिट्टी लगाने के बाद उसके चारों तरफ आपने क्या किया है, रुई बांध दी है। रुई बांधने के बाद आपने उसके चारों तरफ कपड़ा बांधा है रस्सी की सहायता से। फिर आपने उसको हर समय गीला रखने के लिए ऊपरी जो डाली है उसके ऊपर एक मटकी बांध दी है। 1-1.5 महीने बाद उसमें क्या होती है, जड़ें प्रस्फुटित हो जाती हैं और इस तरह से एक नया पादप बन जाता है। तो इसको कहते हैं वायु दाब लगाना और इसको कहते हैं टीला दाब लगाना। इसमें शाखा को जमीन में लगाया, दबाया और ऊपर रेत कर दी और फिर अंतिम सिरा पार रखा, और इसमें जो ये पर्व संध्या वहां से नई कलिकाएं प्रस्फुटित हुई है और एक नया पादप बना है। इसमें थोड़ा फर्क है, इसमें शाखाएं जमीन के पास से नहीं है, जमीन से काफी ऊंचाई से निकल रही है, उसमें ये विधि अपनाई जाती है। तो ये दाब लगाना है। अब तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे रोपण। अब तीसरा प्रकार पढ़ेंगे रोपण। कठिन काई जनन का तीसरा प्रकार है रोपण। अब रोपण को अपन कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, दो भिन्न भिन्न पादपों के गुण होते हैं, वो अपन एक ही पादप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पादप है जो आधार का काम करता है, उसको कहते हैं स्कंद। एक पादप जो आधार का काम करता है उसको कहते हैं स्कंद, और इसके ऊपर दूसरा भिन्न प्रकार का पादप लगाया जाता है, उसको कहते हैं कलम। तो इसमें दो अलग अलग पादप है। जैसे नीचे है, मान लो अपन कह रहे हैं नीचे नीम है और ऊपर क्या है, ऊपर जैसे गुलाब है, ठीक है। इसी तरह से नीचे कोई दूसरा पौधा है और ऊपर क्या है, कोई दूसरा पौधा है। भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उनका आपस में मिलाया जाता है और एक नया पादप मतलब उगा दिया जाता है। तो इसको अपन कहते हैं रोपण, यानी एक के ऊपर दूसरा पौधा लगाना। अब इसमें क्या होता है, जो पादप आधार का काम करता है उसको स्कंद कहते हैं, और उसके ऊपर दूसरा पादप लगाया जाता है उसको कहते हैं कलम, ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना है कि इसमें इन दोनों के जो सेवन उत्तक है, जो कैम्बियम उत्तक है, वो आमने सामने होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके सेवन उत्तक यानी कैम्बियम उत्तक आमने सामने होने चाहिए। अब कैम्बियम उत्तक आमने सामने होने से क्या होगा, जल और जो भोजन है उसका परिवहन होगा, जल और भोजन का परिवहन होगा, और ये जल और भोजन के परिवहन होने के कारण क्या होगा, पादपों का विकास होगा। अब ये रोपण की 4 विधियां हैं। सबसे पहला है जीवारोपण, जीवारोपण। दूसरा है जिसका नाम है बीज रोपण। तीसरा है जिसका नाम है कीट रोपण, या इसको कहते हैं मुकुट रोपण। और चौथा है कलिका रोपण, कलिका रोपण। इसमें अपन जो ये जीवारोपण है, इसमें क्या करते हैं, जो स्कंद है उस स्कंद को क्या करते हैं, वी आकार का चीरा लगा देते हैं। स्कंद को वी आकार का चीरा लगा देते हैं और उसके अंदर जो कलम होती है उसको इस प्रकार से फिट कर देते हैं और फिर इसको आपस में बांध देते हैं। तो ये 5 से 8 सेंटीमीटर इस तरह का आपने ये चीरा लगा दिया, 5 से 8 सेंटीमीटर चीरा लगा दिया। फिर उसके बाद उसमें क्या कर दिया है, जो स्कंद और कलम है उसको इस प्रकार से चीरा लगाया कि दोनों एक दूसरे में फिट हो सके, फिर आपने बांध दिया। और वेज में क्या होता है, अपन जैसे हथौड़ा मारते हैं वैसे हथौड़े की तरह इसमें वी आकार का चीरा लगाते हैं और इसमें कलिका को, कलम है उसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद कीट में क्या है, इसमें स्कंद का व्यास अधिक होता है और ये जो कलम होती है उसका व्यास कम होता है, यानी इसके ऊपर 3-4 तरह के क्या लगाए जा सकते हैं, ये कलम लगाई जा सकती है। जैसे आपने स्कंद है, ये बड़ा सा ये स्कंद है चौड़ा सा, इसके ऊपर ये जैसे लाल गुलाब, ये पीला गुलाब, ये सफेद गुलाब, 3 पौधे लगा दिए। तो एक स्कंद के ऊपर 3 तरह के अलग अलग पौधे उगेंगे, यहाँ थोड़े लाल गुलाब उगेंगे, या पीले गुलाब उगेंगे, या सफेद गुलाब उगेंगे। तो ये कीट रोपण कहलाता है। और कलिका रोपण में क्या किया जाता है,
इसमें अपन टी आकार का चीरा लगाते हैं, इसमें टी आकार का चीरा लगाएंगे और उसके अंदर किसी कली का है उसका रोपण कर देंगे। तो ये चारों प्रकार रोपण है, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है कि इसमें स्कंद क्या है, कलम क्या, वो ध्यान रखना है। जो आधार है वो स्कंद है और उसके ऊपर जो दूसरा भिन्न प्रकार का पौधा लगाया जाता है उसको कहते हैं कलम। अब इसके कैम्बियम ऊतक आमने सामने होना चाहिए जिससे जल और भोजन का परिवहन हो सके। फिर इसके चार प्रकार है, जीवारोपण, बीज रोपण, किरीट रोपण और कली का रोपण। अब जो जीवारोपण है उस जीवारोपण के अंदर क्या करते हैं, 5 से 8 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगाते हैं और ये जीवा की तरह आकृति होती है। इस तरह से इस छील लेते हैं यूं करके, यानी ये द्विमुखी या त्रिमुखी होती हैं और फिर इसमें फिट कर देते हैं। वेज में तो क्या होता है, एक हथौड़े की तरह जो हथौड़ा होता है उसकी तरह अपन इसमें छेद करते हैं और उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं। और किरीट में क्या होता है, स्कंद है उसका व्यास अधिक होता है और कलम है उसका व्यास क्या होता है, कम होता है। कलिका में टी आकार का चीरा लगाते हैं, कलिका में टी आकार का चीरा लगाते हैं स्कंद को और उसमें क्या करते हैं, कलिका लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार ये कायिक जनन हो गया है बच्चों। कायिक जनन के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसका उत्तर दे सकते हो। कोई भी सवाल आ सकता है, जस्ट एक सवाल है जैसे ब्रायोफिल्म है, उस ब्रायोफिल्म में किस विधि से कायिक जनन होता है, तो आपको उदाहरण देना है पर्ण। फिर जैसे बिगोनिया में किस विधि से कायिक जनन होता है, तो भी आपको उदाहरण देना है पर्ण। अब वो एग्जाम्पल आपको पक्के याद होने चाहिए। आलू किसका रूपांतरण है, तने का। शकरकंद किसका रूपांतरण है, जड़ का। इसी तरह से जो घीग्वार है वो किसका रूपांतरण है, पुष्प कलिका यानी पत्र प्राकलिका का है। गुलाब की खेती किस विधि से करते हैं, स्तंभ कर्तन से। तो आपको इसमें विधि से ज्यादा एग्जाम्पल है और 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है उदाहरण का। तो आपको उदाहरण एकदम कंठस्थ याद करने हैं, ये ज्यादा विधियां इंपॉर्टेंट नहीं है, विधियां इसमें नहीं पूछी जाती। इसमें पूछा जाता है कायिक जनन के अंदर सवाल उदाहरण का। उदाहरण आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, कायिक जनन की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, कायिक प्रवण की परिभाषा याद होनी चाहिए। एक बार आप इसको रिवाइज करें और याद करें। थैंक यू।